आज की इस क्लास में हम लोग जो आने वाला सी टेट एग्ज़ाम है और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि जे टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, एच टेट, यू टेट, इन सभी के लिए साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी के सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आज की इस क्लास के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही में हम लोग जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है। तो देखिएगा, एक बालक है उसके व्यक्तित्व का मापन करना है तो उसकी सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी। आपके ऑप्शन है यहाँ पर प्रक्षेपी विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि या फिर समाजमिति विधि। आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रक्षेपी विधि है ना यह बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। छात्र जो है ना भारत में शिक्षा प्रणाली, तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वह किस प्रकार की है, वह बच्चों को किसके लिए तैयार करती है, छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है क्या, या फिर रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है या फिर परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो देखिएगा भारत में जो शिक्षा प्रणाली है ना, हम लोग बात कर रहे हैं भारत की, ठीक है, याद रखिएगा हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वह रोजगार के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पर प्रदान की जाती है, ठीक है। आंसर तो यही है, बाकी का ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था बट हम बात कर रहे हैं भारत में शिक्षा प्रणाली की, तो यह रोजगार के लिए तैयार करती है। बाकी हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में रहेगी ना उसमें भी इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा का एक शरारती बालक, मान लीजिए एक कक्षा है उसमें एक शरारती बालक है और अन्य छात्रों को वह क्या करता है, परेशान करता है। और अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है ना, आपने भी जब स्कूलिंग की होगी ना तो उसमें भी कोई ना कोई बच्चे शरारती होते ही हैं जो कि अन्य बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसी प्रकार का कक्षा में एक शरारती बालक है जो कि अन्य छात्रों को परेशान कर रहा है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो मान लीजिए एक अध्यापक है, आप ही अध्यापक हैं, तो आप उसकी समस्या का कारण जानने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि या फिर हम बात करें प्रयोग विधि या पर्यवेक्षण विधि। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, देखिएगा हम लोग जो है ना यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर विधियों को पढ़ रहे हैं जैसे कि सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि या अन्य जो विधियाँ हैं इनकी आपको एक इंडिविजुअल क्लास हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि आपकी जो विधियाँ हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग जो है ना कंप्लीट कर सकें। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वह जो क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिएगा जो शिक्षक है ना वह व्यक्तिगत अध्ययन विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि मतलब उस बच्चे के जो है ना उसके कारण को जानने के लिए, समस्या जो है ना उसको जानने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। तो जो मौखिक मार्गदर्शन है वह कम प्रभावी है प्रत्ययों के शिक्षण में। क्या जो मौखिक मार्गदर्शन है वह प्रत्ययों के शिक्षण में कम प्रभावी है या फिर कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी है या तथ्यों के शिक्षण में कम प्रभावी है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं आंसर। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो मौखिक मार्गदर्शन है यह कौशल के शिक्षण में क्या है, कम प्रभावी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र, देखिए मान लीजिए देखिएगा एक छात्र है वह भावात्मक रूप से संतुलित है। तो जो संतुलित छात्र है कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है क्या। एक बच्चा जो कि भावात्मक रूप से संतुलित होता है क्या वह अपने कक्ष में अपने सहपाठी जो मित्रगण रहते हैं उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता। देखिए नहीं करता, क्यों नहीं करेगा, यदि वह भावात्मक रूप से अच्छे से, ठीक है ना, तैयार है, संतुलित है तो वह अंतःक्रिया करेगा। बट यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है, आंसर नहीं होगा ये वाला। वह नवीन विचारों में कोई योगदान क्यों नहीं देगा, यह भी गलत है। सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करेगा, यह भी यहाँ पर गलत है। एक भावात्मक रूप से जो संतुलित छात्र है वह कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की क्या भूमिका है, ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना या फिर ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षक की जो है भूमिका रहती है वह ज्ञान का स्थानांतरण करना रहता है, छात्रों जो है ना उनको ज्ञान प्रदान करना रहता है और छात्रों का भी कर्तव्य है कि वह ज्ञान को अर्जित करें। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। तो बताइएगा जो कक्षा का जो अवधान है
आप उसको किस प्रकार से केंद्रित कर सकते हैं, जो बच्चों का ध्यान है आप उसको किस प्रकार से जो है ना, जो भी आप चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो भी वस्तु या विषय वस्तु के बारे में पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी विषय पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में जो बच्चे हैं उनका आप जो ध्यान है उसको किस प्रकार से केंद्रित कर सकते हैं। उच्च स्वर में बोलकर, तेज तेज बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर या फिर उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा अब ना, यदि आप लोगों ने हमारा जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत वाली क्लास है उसको देखा होगा ना, तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। देखिए कक्ष का अवधान केंद्रित मतलब बच्चों का ध्यान केंद्रित करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, उद्दीपन का यहाँ पर सीधा सा मतलब है गोल, ठीक है ना। लक्ष्य मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं वह उनका लक्ष्य हो, इस प्रकार से आप लोगों को ना उनको पढ़ाना जिससे कि उनका उस पर क्या रहे, फोकस रहे। जैसे कि उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है ना उसमें बताया गया है, जिसमें कि जो थॉर्नडाइक हैं, जिनका पूरा नाम क्या है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनको एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का यहाँ पर जनक भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि यदि आप बच्चे के सामने जो है ना गोल रखेंगे, ठीक है, जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वह क्या करेगा, उसके प्रति क्रिया करेगा, जिसको इन्होंने एसआर बॉन्ड भी कहा था। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो क्लिक करके आप लोग ना उस सिद्धांत को ज़रूर देखिएगा। आगे देखिए, अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्नलिखित जीवन कौशल आवश्यक है। तो अनुकूल और जो सकारात्मक व्यवहार रहता है उसके लिए छात्र जो है ना उसके जीवन कौशल में क्या आवश्यक है। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनावों के साथ सामंजस्य, उपयुक्त सभी। देखिएगा यदि वह अनुकूलीय सकारात्मक व्यवहार रखना चाहता है बच्चा, ठीक है, अपने जीवन में, तो उनको ना इन सभी चीज़ों में निपुण होना पड़ेगा बच्चों को। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावनाओं और तनावों के साथ सामंजस्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है, मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वह प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे। देखिएगा जब भी आप पेडागोजी को सॉल्व करें तो अपने आप को टीचर माने, ठीक है, और आप इमेजिनेशन करें कि आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए एक विद्यार्थी है, आपसे कोई प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर आपके पास नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे फिर। छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है क्या, उस पर थोड़ी डालेंगे चीज़ों को, तो ये तो आंसर होगा नहीं। टालने का प्रयास भी नहीं करेंगे, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। ये हो सकता है, बट हमको सबसे बेटर ढूंढना है। छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए छिड़क देंगे, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे आप, प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसका सही आंसर उसको बताएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, देखिए एक चिंतनशील शिक्षक है, काफ़ी ज़्यादा जो शिक्षक है वह चिंतनशील है और कक्षा में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जो कि छात्र भाषण सुन सकें, कक्षा कक्ष के शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करें, कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक क्या हो, अंतर्क्रिया हो, विचारों का आदान प्रदान अच्छे से हो, जिससे कि उनको प्रोत्साहन मिले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। देखिए शिक्षा को जो मुख्य उद्देश्य है ना वह होना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं ना वह अपने जीवन में किस प्रकार से उस शिक्षा को जो है ना अनुकूलित करते हैं, सामंजस्य बैठाते हैं और अपने व्यावहारिक जीवन के लिए वह किस प्रकार से तैयार होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। तो वो मान लीजिए एक छात्र है, उसको मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को क्या जानना चाहिए, अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि एक छात्र को मार्गदर्शन देना है तो एक अध्यापक को उसकी इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, कला, विज्ञान, या फिर हम बात करेंगे विद्यात्मक विज्ञान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, तो जो विज्ञान है ना
यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या होता है? तो भाषा का जो विकास रहता है उसमें नवजात शिशु की जो प्रथम ध्वनि रहती है वह क्या होती है? माँ शब्द, वल्वलाना, क्रंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कई बच्चे लगा रहे होंगे आंसर कि माँ शब्द बोलता है, ऐसा नहीं है। देखिए क्रंदन भी क्या है, एक प्रकार से भाषा है। तो भाषा विकास में जो नवजात शिशु रहता है ना, उसकी प्रथम ध्वनि क्या रहती है? क्रंदन रहता है। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो स्वभाव जो है वह शामिल नहीं है भाषा विकास को प्रभावित करने में। बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता और लिंग भेद, ये क्या है? यह बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं बट स्वभाव नहीं करते। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु, वास्तविक आयु। ठीक है, देखिए बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है ना वह क्या है? मानसिक आयु, वास्तविक आयु और ठीक है ना, इसके बाद मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम लोग जो है ना इससे रिलेटेड एक इंडिविजुअली क्लास यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, जिससे कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा 90 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालक किसके अंतर्गत आते हैं? जिनका बुद्धिलब्धि जो IQ लेवल है ना वह 90 से कम होता है, तो वह किसके अंतर्गत आते हैं? सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यह मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। देखिए सामान्य बुद्धि के अंतर्गत कौन आते हैं? तो वह आते हैं जिनका IQ लेवल 91 से लेकर ठीक है 110 तक होता है, और तीव्र बुद्धि वाले भी इससे ऊपर ही आते हैं। तो बच्चा मंद बुद्धि, ठीक है, 90 से कम बुद्धिलब्धि वाले जो बच्चे हैं, 90 IQ लेवल से कम जिनका जो है ना IQ है, वह मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, बच्चे में बाल अपराध कौन से प्रमुख कारण है? तो बच्चे में बाल अपराध के जो है ना कौन कौन से प्रमुख कारण है? भौतिक, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति या फिर उपरोक्त सभी। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, क्योंकि देखिएगा भौतिक और यदि आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है तो फिर भी बच्चे क्या करते हैं? चोरी वगैरह करते हैं, बाल अपराध करते हैं। और इस प्रकार की यदि उनको सामाजिक परिस्थिति ही मिल जाए, उनका लालन पालन ही कुछ ऐसे वातावरण में किया गया जहाँ पर बाल अपराध होते हैं, तो वह बाल अपराध करेंगे। तो ये सभी के सभी कारण हैं बच्चों के बाल अपराध के। बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या है? तो देखिएगा बच्चों में प्रमुख बाल अपराध झूठ बोलना भी है, चोरी करना भी है, जुआ खेलना भी है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना है? तो जो साइकोलॉजी शब्द है किस भाषा से बना है? ग्रीक, अरबी, अंग्रेजी, लेटिन। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द है ना यह ग्रीक भाषा से बना हुआ है। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक करता है। यह कथन किसका? परिभाषा है, और परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो ये जो कथन है ना ये किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, देखिएगा, क्रो एवं क्रो का। तो क्रो एवं क्रो क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक करता है। तो यह क्रो एवं क्रो ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और परिभाषा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। अब ये वाली परिभाषा किसने दी है? क्रो एवं क्रो ने ही दी है क्या? जेम्स ड्रेवर, आइजनेक या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ड्रेवर। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए सिमन ने, एफ जीन पियाजे ने, एस फ्रायड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा बाल मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत थे तो उनमें से मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया था। किसने किया था? फ्रायड ने किया था। इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। अब देखिएगा फ्रायड का जो सिद्धांत था, इन्होंने मन के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? याद रखिएगा, चेतन बताया है, अचेतन बताया है और अर्धचेतन बताया है। ठीक है, इनको आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने व्यक्तित्व के भी 3 भेद बताए हैं, इड बताया है, ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बताया है ईगो बताया है और सुपर ईगो बताया है। तो ये जो है ना इनको याद रखिएगा। इनके सिद्धांत को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। बट आपको करना क्या है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डॉलर, एस फ्रायड, जॉन मेलन, जॉन डॉलर एवं पीजे नीर ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। हम बात करें व्यवहारवादी सिद्धांत, देखिए इनमें से व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो यह किया था जॉन डॉलर एवं पी जे नीर ने। आगे देखेंगे बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए बच्चों के अध्ययन के जो तरीके हैं ना वह कौन कौन से हैं, वह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। बच्चों के अध्ययन के कौन कौन से तरीके हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर जो है ना, यहाँ पर हम लोग आपको बता दें कि बच्चों के अध्ययन के जो है ना तरीके कौन कौन से हैं, तो ये सभी के हैं, ये सभी के सभी हैं। यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, सभी, ठीक है ना। सभी जो बच्चों का अध्ययन है ना वह अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली इन सभी के माध्यम से जो है ना कर सकते हैं बच्चों के अध्ययन। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बाल्यावस्था होती है, तो देखिएगा बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो विकास में यदि हम वृद्धि की बात करें तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि जो है ना विकास में वृद्धि का तात्पर्य है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है, तो जो किशोरावस्था है वह तनाव एवं क्रोध की अवस्था कहा जाता है इसको। बालक का विकास परिणाम है, तो देखिएगा बालक का विकास सिर्फ वंशानुक्रम या वातावरण का परिणाम नहीं है बल्कि इन दोनों का परिणाम है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो डॉक्टर सेन गुप्ता जो है ना भारत में मनोविज्ञान के जनक हैं। फ्रेंड्स हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 29 या 28, जितने भी सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें।